Good morning and welcome back to bio classes once again. इकोसिस्टम का फर्स्ट वीडियो होपफुली आपने देखा होगा. दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोसिस्टम. लेट अस स्टार्ट. वी वर स्टार्टिंग द टॉपिक द डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसको सॉल्युबल सिंपल मैटर में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होती है सॉइल के अपर लेयर पे और वाटर बॉडीज़ के बॉटम पे. डिकम्पोजिशन का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है. ठीक. एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन क्या है? जो न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर आ रहे हैं, प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनका क्या होता है? वो सेल में जाते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं सेल्स में. तो ये सेल में आकर के ये क्या हो गया? इमोबलाइज हो गया. सेल के अंदर ये कुछ बड़ा कंपाउंड बनाए और ये इमोबलाइज हो गया. इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट इमोबलाइजेशन. यही फिर न्यूट्रिएंट प्लांट से एनिमल्स में चले जाते हैं इमोबलाइज स्टेट में. फिर डेथ के बाद प्लांट्स और एनिमल्स डेथ के बाद ये न्यूट्रिएंट जो इमोबलाइज्ड हैं ये मोबलाइज हो गए. दे आर फ्री एंड दे मिक्स इन द सॉइल. तो डिकम्पोजिशन क्या है? जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको सॉल्युबल मैटर में चेंज करना जिससे कि वो सॉइल में मिक्स हो जाए. उसी को हम क्या. अब डिकम्पोजिशन ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कई स्टेप्स हैं. मेनली 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड लीचिंग. थर्ड कैटाबॉलिज्म. फोर्थ ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ मिनरलाइजेशन. ओके. फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिट्राइटस. तो डिकम्पोजिशन होता किसका है? डिकम्पोजिशन होता है डिट्राइटस का. डिट्राइटस क्या होते हैं? डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स. डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स प्लस फीकस ऑफ एनिमल्स. इसी को हम क्या कहते हैं? डिट्राइटस. डिट्राइटस स्टार्ट्स विथ स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म, टर्माइट्स. ये डिट्राइटस को फ्रेगमेंट करते हैं. फ्रेगमेंटेशन मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना. अर्थवर्म और टर्माइट्स ये जो डेड प्लांट और एनिमल हैं उनको क्या करेंगे? उनको पहले खाएंगे, उसको पल्वराइज मीन्स कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और फिर इसको ये एक्सक्रीट करते हैं. अब जब ये फीकस में एक्सक्रीट हुआ तो क्या होगा? जब एक्सक्रीटा है तो एक्सक्रीटा में उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड हो जाएगा प्लस उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. ठीक है. तो पल्वराइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था उसको अर्थवर्म और टर्माइट्स टाइप के एनिमल्स खाएंगे और जब उसको एक्सक्रीट करेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड का एडिशन हो जाएगा. फर्दर दिस कैन बी एक्टेड ईजिली बाय द वर्म्स. अब इसके ऊपर वर्म्स आराम से एक्शन कर सकते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. ओके. सेकेंड स्टेप दैट इज लीचिंग. लीचिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्युबल मटेरियल हो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और वो ड्रेन हो जाए नीचे, दैट इज़ नोन एज लीचिंग. तो फीकस जो एक्सक्रीट हुआ आफ्टर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस बाय अर्थवर्म एंड टर्माइट्स, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉल्युबलाइज होता है वाटर में वो सेट, दैट इज स्पेलिंग इज मिस्टेक, दैट इज वाटर, WATER, वाटर, ये सेटल डाउन हो जाएगा लोअर सॉइल हॉरिजन में एंड दैट बिकम्स अनअवेलेबल. लीचिंग के बाद जो सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक मैटर नीचे हॉरिजन में चला जाता है वो अनअवेलेबल हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. ठीक.
प्रोसेस देखते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? जैसे सैप्रोफिटिक, बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या करते हैं? ये एंजाइम रिलीज करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, बैक्टीरिया और फंजाई ये एंजाइम रिलीज करते हैं। तो जो डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो आपने पढ़ा था फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में अर्थवॉर्म और टर्माइट्स ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, ठीक है। डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ा तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर बने और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर बने। इनऑर्गेनिक मैटर जो थे वो वाटर में सॉल्युबलाइज हो करके लीचिंग के थ्रू नीचे हॉरिजन में आ गए, और जो ऑर्गेनिक मैटर थे अब उसका एक्शन किससे होगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई से। ये बैक्टीरिया एंड फंजाई एंजाइम रिलीज करेंगे और फिर ये ऑर्गेनिक मैटर को जो डिग्रेड नहीं हुए थे उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए इनको हम नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टेप 1, 2 और 3, ये ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा, ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो बचा हुआ है उसको फिर से अर्थवॉर्म और टर्माइट्स खा सकते हैं। तो ये साइकिल जो है, ये डायग्राम देखिए, साइकिल जो है वो इंटरलिंक्ड है, ये सारे प्रोसेसेस एक साथ चलते रहते हैं, ठीक। जैसे कि फर्स्ट ट्री पे आइए, अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ट्री ग्रो कर रहा है, लीफ गिर रही है, ये इंसेक्ट ईट करते हैं इसको, और फिर उसके बाद केमिकल एक्शन होता है और लीचिंग के थ्रू ये बॉटम में चले जाते हैं, या फिर इन पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है और ये फंजाई या बैक्टीरिया का यूज़ होता है और ये डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेडेड मटेरियल पे फिर से अर्थवॉर्म और टर्माइट्स एक्ट कर सकते हैं, फिर जो रिलीज़ करेंगे वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। जो सॉइल में मिक्स मटेरियल है वो वापस से ट्री एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो दैट आर इंटरलिंक्ड। ह्यूमिफिकेशन, डिट्राइटस के डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है? ह्यूमस। ह्यूमस कैसा होता है? ह्यूमस गाढ़े कलर का, बहुत ही बारीक, और ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है, ये पूरा डिकम्पोज्ड नहीं है, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है। ये इनमें सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें माइक्रोबियल एक्शन बहुत धीमे धीमे होता है, और इसके बाद डिकम्पोजिशन की रेट जो होती है वो स्लो होती है। जब एक्शन धीमे होगा, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन का कंटेंट ज़्यादा है, तो दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, और इसमें डिकम्पोजिशन की रेट जो है वो स्लो है। और इनका नेचर कैसा है? कोलॉइडल इन नेचर, कोलॉइड है, इस वजह से ये न्यूट्रिएंट को रिजर्वॉयर, दे एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ये बांधे रखते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस से क्या बना? एक गाढ़े कलर का पार्शियली डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। और इसमें डिकम्पोजिशन की रेट स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। वाई? बिकॉज दे आर रिच इन सेलुलोज, लिग्निन एंड टैलिन। द नेचर इज कोलॉइडल, hence they are a reservoir of nutrients. Next, mineralization. This is the last step. Decomposition of organic humus के बाद लास्ट में जो सब कुछ टूटने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो बनेगा, क्या बनेगा? मिनरल बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस धीमे धीमे, इसमें डिकम्पोजिशन की रेट स्लो है, ह्यूमस धीमे धीमे टूटेगा, क्या बनाएगा? इनऑर्गेनिक मैटर। यही मिनरलाइजेशन से हमें मिनरल्स वापस से सॉइल में मिल गए, जो कि फर्दर अवेलेबल होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये 5 स्टेप थे डिकम्पोजिशन में। पहला क्या था? फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, थर्ड कैटाबॉलिज्म, फोर्थ
ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ मिनरलाइजेशन। ठीक है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को फास्ट करते हैं और स्लो करते हैं, उन पे ये डिकम्पोजिशन डिपेंडेंट होता है। उसको फर्स्ट फैक्टर, केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस। डिट्राइटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका नेचर कैसा है। अगर उसमें लिग्निन, टैनिन, काइटिन, सेल्यूलोज कंटेंट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन की रेट कैसी होगी, स्लो होगी। अगर उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल शुगर कंपाउंड है, तो ये कम रेजिस्टेंट होंगे और इसमें डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी। नेक्स्ट दैट इज एयरेशन। एयरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए। अगर प्रॉपर एयरेशन नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं होगा। तो डेट्रीवोर्ड्स को, डिट्राइटस को डिकम्पोज करने के लिए एयरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव है तो ज़्यादा डेट्रीवोर्ड्स एक्ट करेंगे और डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर स्लो है, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डिकम्पोजिशन अगर पूछा जाए तो क्या है, दैट इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। These are the two most important factors for the decomposition. ये लाइन याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर और मॉइस्चर। अगर कई ऑप्शंस दिए होते हैं तो इसमें ऑप्शन आपका यही सही होगा, टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपको पता है, प्रोड्यूसर खाना बनाता है, उसके बाद ये एनर्जी जो है वो कंज्यूमर्स में जाती है, फर्दर ये डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं इसके ऊपर। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है इकोसिस्टम में, सारे इकोसिस्टम में सन एनर्जी का सोर्स है, जो और प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम, केवल यही एक एक्सेप्शन है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो ओशन के बेंथिक रीजन में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं जिस जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो सोलर एनर्जी नहीं लेते हैं, जो हाइड्रोथर्मल एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब जगह सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट, सन। एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल। और ये लाइन याद रखिए, एनर्जी फ्लो फॉलोज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि कोई एनर्जी ना पैदा होती है और ना ख़त्म होती है, उसका बस ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड लॉ क्या है कि जब वो ट्रांसफ़र होती है तो कुछ एनर्जी हीट लॉस के रूप में डिसिपेट होती है। तो ये एनर्जी का फ्लो जो है होता है, ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अब ये फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, अगर हम मान लें कि सोलर रेडिएशन जो आ रही है, सन से जो रेडिएशन आ रही है वो 100% है, तो 100% में से 50% से ज़्यादा एटमॉस्फेयर की गैसेस और वाटर वेपर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बचा 50% से कम, 50% से कम, दैट इज़ PAR। PAR क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या है, मतलब कि ये एनर्जी जो है वो प्लांट यूज़ कर सकता है फॉर मेकिंग द फूड। इस 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में से मोस्टली एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ हो जाती है, केवल 2 to 10% यूज़ होती है फॉर मेकिंग ऑफ फूड, जिसे हम क्या कहते हैं,
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो पार का फोटोसेंसिटिव एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10% ये कैप्चर हो सकता है बाय द प्लांट्स। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से प्लांट यूज़ कर लेता है रेस्पिरेशन में, तो बचा कितना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0.824%। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये अवेलेबल होती है फॉर द नेक्स्ट लेवल। फॉर द नेक्स्ट लेवल मीन्स फॉर द कंज्यूमर। सो देखिए आप, इंसिडेंट सोलर एनर्जी 100% आ रही थी, उससे उसमें लेस देन 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन था। अब लेस देन 50% में से केवल हमें जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.824%। इसी 0.824% ऑफ सोलर रेडिएशन से पूरा अर्थ सरवाइव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन पता ही है कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, दैट इज नोन एज फूड चेन। ये एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बाय वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। किस प्रोसेस से? खाने से और खाए जाने से। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 क्या आता है? प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3 इज सेकेंडरी कंज्यूमर। T4 टर्शियरी कंज्यूमर। T5 टॉप कार्निवोर्स। दैट इज सिंपल फूड चेन, एक लीनियर एसोसिएशनशिप है। फूड वेब लेकिन जनरली इकोसिस्टम में फूड चेन नहीं पाया जाता है। जैसे प्लांट है, अगर हम मान लेते हैं एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है, स्नेक भी खा रहा है, तो इसका कोई ट्रॉपिक लेवल होगा? इसका कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं होगा। तो इस टाइप के हम चेन को, इस टाइप के एसोसिएशन को, नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? फूड वेब। तो ये एक लीनियर चेन नहीं है, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच इज नोन एज फूड वेब। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं: ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन एंड पैरासाइट फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में टेरेस्ट्रियल फूड चेन है और ग्रेजिंग फूड चेन में एक्वेटिक फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन में टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जैसे घास है, घास को चूहा खा रहा है, चूहे को स्नेक खा रहा है, स्नेक को वल्चर खा रही है, इन सारों को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ग्रेजिंग फूड चेन ऑफ टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक फूड चेन फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहे हैं। जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस। तो ये भी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन है इन एक्वेटिक। डिट्रीवोर्स फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, डेड लीव्स हैं, डेड लीव्स को वुड लाउस खा रहा है, दीमक खा रहा है। उसके बाद ब्लैक बर्ड, कोई एक बड़ी बर्ड इसे खा रही है, ये क्या हो गई? डेट्राइटस फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, जैसे कि ट्री है, ट्री पे बहुत सारे कीड़े हैं, कीड़ों को ये कोई बड़ी बर्ड खा रही है और बर्ड के ऊपर भी कुछ पैरासाइट्स हैं, तो ये कैसा फूड चेन है? दैट इज पैरासाइट फूड चेन। नेक्स्ट, ये याद रखिए कि इन एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अब एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, ये तीनों फूड चेन पाए जाएंगे। कौन कौन से? ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन और पैरासाइट फूड चेन, ये दोनों में पाए जाएंगे। टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाएंगे और एक्वेटिक में भी पाए जाएंगे। अगर हम एक्वेटिक में देखते हैं तो एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन से मेन एनर्जी का फ्लो होता है, मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वो किस फूड चेन में होता है? ग्रेजिंग फूड चेन में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी का फ्लो होता है
बाय डेट्राइटस फूड चेन। ये दोनों पॉइंट्स याद कर लीजिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन से मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो होता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन में मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो होता है। ट्रॉफिक लेवल को अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में एक स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइड किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ओके, नेक्स्ट देखिए 10% लॉ। 10% लॉ विच वॉज गिवन बाय लिंडमैन ने ये लॉ दिया। 10% लॉ ये क्या बताता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जैसे प्लांट में अगर हम मान लेते हैं 100% एनर्जी, तो प्लांट से हर्बीवोर्स में जा रही है तो 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, प्लांट हर्बीवोर से फर्स्ट कंज्यूमर कार्निवोर्स को जा रही है तो उससे फिर उसके 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इस तरह हर लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है वो 10% ही होता है। टोटल का 10% ही नेक्स्ट स्टेज में जाता है। इस वजह से ट्रॉफिक लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 4 होंगे, 5 होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं, क्योंकि जब 10% ही जाएगा तो लास्ट में एनर्जी बहुत कम बचेगी। जो एनर्जी बहुत कम बचेगी, इसलिए ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर में होते हैं ड्यू टू दिस 10%। अब ये दो डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है स्टैंडिंग स्टेट और दूसरा है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? स्टैंडिंग स्टेट है इकोसिस्टम में पर यूनिट एरिया एक निश्चित समय में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस present in an ecosystem per unit area at a given time। ठीक है, इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना प्रेजेंट है एक निश्चित समय में, एक निश्चित एरिया में, जितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, सारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर सबको मिला करके जितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? एक ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट में क्या था? एक इकोसिस्टम में, और स्टैंडिंग क्रॉप में क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल मतलब एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम कैटल्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में है, तो कैटल्स में जितना लिविंग मटीरियल है किसी निश्चित समय में पर यूनिट एरिया में, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को हम मेजर दो तरीके से कर सकते हैं। मास के में भी मेजर कर सकते हैं और नंबर में भी मेजर कर सकते हैं। या तो सारे कैटल्स के मास को मेजर करें, किसी इकोसिस्टम में जितनी भी कैटल्स हैं, अगर हम उसका स्टैंडिंग क्रॉप निकालना चाह रहे हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का, तो या तो हम मास में मेजर कर सकते हैं या फिर नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? स्टैंडिंग स्टेट क्या है? इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, और एक ट्रॉफिक लेवल में जितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फूड चेन का, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, we will meet again in our next lecture which will start from ecological pyramid.